वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स प्लानिंग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे इंडियन इकोनॉमी पहले दो पार्ट में डिवाइडेड थी, प्री ब्रिटिश रूल एंड पोस्ट ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर के आने से पहले इकोनॉमी कैसी थी और उनके आने के बाद कैसी थी, है ना। ये आपको अच्छे से याद होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स प्लानिंग पर। जैसे आप ये वाले चैप्टर के इसके टॉपिक पर जाएं, इसके हेडिंग पर क्या है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग। इसको हम दो स्टेजेस में भी, इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स और फिर आएगा हमारा पार्ट प्लानिंग का। क्लियर? लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, प्लानिंग से। क्यों? अब आप खुद देखें, हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, एक अपने लिए प्लान। विदाउट प्लान देयर इज नथिंग। कुछ नहीं होता विदाउट प्लानिंग। अगर हम बिना प्लानिंग के चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे या कहीं ना कहीं खो जाएंगे, है ना। ऐसा होता भी है हमारी लाइफ में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। व्हाट इज अ प्लानिंग या प्लान क्या है। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग में सबसे पहले हमें देखना है प्लान क्या होता है। अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स। अब इसकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे किसी ना किसी एक गोल को अचीव करना है और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हमारे को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में देखने होते हैं। तो प्लान क्या है कि हमारे को जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सब को यूटिलाइज करना है इन अ प्रॉपर मैनर विद इन गिवन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स टू अचीव द गोल इन अ गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको ना थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि ये बहुत बड़ा टर्म हो गया हो कि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये गोल क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज समर वेकेशंस है या कोई भी एक छोटी मोटी वेकेशंस आ गई आपके सामने, तो आप लोग हमेशा अपने घर परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं, ट्रैवल प्लान करते हैं, है ना। ट्रैवल प्लान करते हैं ना, सभी लोग करते हैं। कैसे? मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। तो वो ट्रैवल प्लानिंग कैसे हुई? एक तो आपने सुना होगा कि अगर हमारे पास में स्टेकेशन है, स्टेकेशन मीन्स 2 to 3 days हम कहीं गए, नजदीक गए, जैसे हम लोग गए जिम कॉर्बेट चले गए, हो सकता है हम ऋषिकेश घूमने के लिए चले गए। तो वहां के लिए भी हमारे को एक प्लानिंग करनी है जो कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ना। 2 to 3 days मीन्स शॉर्ट टर्म प्लानिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग घूमने गए। अब बात आती है कि भाई नहीं, इस बारी तो हमें थोड़ा लंबे टाइम के लिए जाना है ना। तो लंबे टाइम मीन्स 6 to 10 days। अब 6 to 10 days की बात आ गई तो हमें क्या चाहिए, वकेशंस। हमारे पास में छुट्टियां इतनी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, हमने देखा भाई ट्रैवल प्लान करना है, कितने डेज के लिए करना है, 2 to 3 days के लिए करना है या 6 to 8 days के लिए करना है या उससे ज्यादा जाना है। अब यहाँ हमने जब डिसाइड कर लिया कि हमारे को शॉर्ट टर्म के लिए जाना है या लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तब हमारा नेक्स्ट आता है कि भाई जाना कहाँ है, प्लेस। दोनों में एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा, है ना, हम कैसे जाने वाले हैं। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा बजट कितना है। ठीक, तो हम इन सब चीजों पे मिलकर काम करते हैं। ठीक है। अब जब प्लान बना रहे हैं तो हमने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे कि हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही तो अपनी सामान लेके जाएंगे ना। या ऐसे ही अगर मेरे को जाना है सपोज बीच एरिया में, वाह ठंडी ठंडी समुद्र की हवा लेना है, लेकिन मैं लेके चले जाऊं वहां पे अपने विंटर क्लॉथ्स, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं ना। तो आप अपनी छुट्टियों के लिए, अपने 2 से 3 दिन की छुट्टी या 6 से 8 दिन की छुट्टी के लिए भी आप जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, एक प्लान बनाना पड़ता है। और उस प्लान में भी आप छोटी छोटी शॉर्ट थिंग्स को और उसके बाद आप अपनी बड़ी बड़ी चीजों को भी ध्यान में रखते हो, है ना। इसी तरीके से हम लोग एक और चीज की प्लानिंग करते हैं, और वो किस चीज की है कि आप अपनी
स्टडी से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ना। अब इसकी प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्या होगी? थोड़ी सी डिफरेंट। सपोज अभी आप क्लास 12th में हैं, क्लास 12th, और आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्लियर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, आपका गोल क्या है? बोर्ड एग्जाम। अब आप क्या डायरेक्टली 2024 से 25 में सीधा बोर्ड एग्जाम देने चले जाओगे? ऐसा होगा क्या? ऐसा तो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है कि हम आज पढ़ें और कल ही हमारा बोर्ड का एग्जाम हो जाए। तो हमें इसके लिए क्या करना है? अपने कुछ छोटे छोटे गोल्स को सेट करना है ना, विद सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सपोज क्लास 12th में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिया। अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको आपने कंसीडर करके चलेंगे। देन आपका सेकंड यूटी, ठीक है, इसके आप मार्क्स को कंसीडर करोगे। देन आपका हाफ ईयरली, है ना, और ये आपकी बता देगा कि भाई आपकी प्रिपरेशन क्या है और अभी आपको और कितना ही ज्यादा मेहनत करना है। तो फिर आप, अगर आपके मन मुताबिक मार्क्स आ रहे हैं तब आप कहोगे कि मेरे को थोड़े से और एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, और अगर उससे नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में थोड़ी सी कमी बाकी रह गई है। आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर? बट द मेन टारगेट और द मेन गोल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स आर टू क्लियर योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। तो आपके लिए प्लानिंग आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझ आया, ट्रैवल एंड स्टडीज के जरिए। तो जब हम एक इंडिया जैसे बड़े नेशन को आगे चला रहे हैं, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या हम किसी प्लानिंग के जरिए नहीं जाएंगे, या हम ऐसे ही चले जाएंगे कि चलो भाई हमें आज़ादी मिल गई, हम तो आज़ाद हैं, चलो भाई घूमे इधर उधर घूमे? हमें अपने देश के लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लान्स डेवलप करने थे। तो अब हम चलते हैं कि हम किस तरीके की प्लानिंग इंडिया के लिए चाहते थे। ठीक है, अब देखें यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे को इंडिपेंडेंस कब मिला? व्हेन वी बिकम इंडिपेंडेंट, 1947। हम लोग 1947 में आजाद होते हैं, ठीक है। लेकिन उस आजादी के साथ, ये आजादी के साथ ही हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी गिफ्ट में मिली। अब वो पहली गिफ्ट क्या था? सबसे पहला गिफ्ट जो हमें मिला वो था हमारा पार्टीशन, है ना, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। और पार्टीशन जब हुआ तब वहां से कुछ लोग क्या हुए? माइग्रेट हुए। तो हमें कुछ समय लगा उन माइग्रेटेड पीपल को उनके लिए जगह देने की। तो पहली चीज क्या हुई हमारे साथ में? पार्टीशन। जब हम दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो यहां पर हमारे सामने आया एक उस समय का सबसे बड़ा ड्रॉट यानी कि सूखा, मतलब कि क्रॉप फेलियर। क्या हो गया? क्रॉप फेलियर। और जब क्रॉप फेलियर हुआ तो हमें क्या नहीं मिलेगा? हमें क्या नहीं मिलेगा? फूड क्रॉप, खाने को खाना नहीं मिला। ऑलरेडी हमारे सामने पार्टीशन का एक प्रॉब्लम थी कि हम अपनी ही जो देश में लोग थे उनको जगह दें, या जो पाकिस्तान से लोग आए हैं, 1.5 लाख शरणार्थी उस समय आए थे, संख्या तो ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं आए, तो उनको भी तो हमें जगह देनी है, उन्हें भी तो रखना था, उनकी भी तो जिम्मेवारी हमारी थी। ठीक है, तो माइग्रेटेड हो गए, ड्रॉट हो गया, और उसी समय पाकिस्तान ने हमारे साथ 1948 में एक वॉर भी कर दी। तो भाई हम आजाद हुए थे लेकिन इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इन प्रॉब्लम्स में जूझ के रह गए, बल्कि हमने इनसे बाहर निकलने की कोशिश करी और प्लानिंग शुरू करी इंडिया की इकोनॉमी के लिए। और वो प्लानिंग कैसे स्टार्ट होती है? 1947 में हमारे आजाद होते ही हमने प्लानिंग को स्टार्ट कर दिया। तो हमने क्या चीज सबसे पहले स्टार्ट करी? कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अपने देश के लिए क्या बनाना? एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान।
और ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू होता है ये 26 जैन 1950 को। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेशक, लेकिन क्योंकि अभी CUET के एग्जाम्स हमने देने हैं, उसकी प्रिपरेशन करनी है, GT के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेज हो जाती हैं ये। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो गया और उसी में हमने अपने देश की प्लानिंग को भी स्टार्ट कर दिया था कि हमारी इकोनॉमी किस प्रकार से चलेगी। ठीक, लेकिन उससे पहले एक और चीज जो हमारे को देखनी थी, वो अब हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है ना, और उनकी कुछ नीड्स है। और हम कहां से आजाद होकर आ रहे थे? ब्रिटिश रूल से। वी वर स्लेव बिफोर 1947, बट आफ्टर 1947 वी बिकेम इंडिपेंडेंट। तो उस समय हमारे लोगों की कुछ जरूरतें थी जिन्हें पूरा करना हमारे देश के लीडर्स का फर्ज था। और उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर नेहरू, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अब उनके सामने सबसे बड़ी सिचुएशन ये थी कि हमें एक ऐसी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है, हमें एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना है जो क्या हो, वेलफेयर फॉर द पीपल। किसके लिए काम करे वो? वेलफेयर फॉर द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, वेलफेयर फॉर द पीपल। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम गुलाम रहे हैं 200 साल तक, हमारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुए, तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आना था। क्या लेकर आना था? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आना था जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके, ना कि कुछ ऐसा लेकर आए कि जिससे हमारे लोग जो पहले से ही दुखी थे वो और ज्यादा दुखी हो जाए। तो क्लियर हुआ कि प्लानिंग कैसे करनी है हमारे को, एक ऐसे सिस्टम के साथ जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, अब बात आती है कि ये सिस्टम कहां से आया, ये सिस्टम कैसे डेवलप हो। तो आप देखें, जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पर तो उसने बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम लेकर आए। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया, जमींदारी प्रथा, जिससे हमारे एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल सिस्टम लेकर आए, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से तबाह हो गई, है ना। तो अभी भी हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें जब वापस आई तो हमारे को ऐसा करना था कि हमारे जो देश में जो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं उनका नुकसान ना हो और इंडस्ट्रीज को भी हम लोग आगे बढ़ा सकें। क्लियर। लेकिन उस समय एक और बात हुई, जब हम बात करें 1950s के आसपास की, तो उस समय बाकी सारी इकोनॉमीज का क्या हाल था। बाकी सारी इकोनॉमीज मतलब दुनिया के दूसरे देश कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आ रहे थे। तो अब पहले हम समझते हैं व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सोसाइटी। कि हम कौन सी चीजों का प्रोडक्शन करने वाले हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे और हम एलोकेट कैसे करेंगे उन रिसोर्सेज को। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि हमारे जो पॉपुलेशन थी, जो हमारे लोग थे, उनकी नीड्स थी, उनकी जरूरतें थी। अब वो जरूरतें क्या थी? माइग्रेटेड लोग थे हम लोग, बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर आए पाकिस्तान से, ड्रॉट हो गया, वॉर हो गया, तो अभी हम संभले भी नहीं कि हमारे देश में इतनी सारी समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन उन समस्याओं के रहते हुए भी हमें कुछ ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना था जिससे कि सब लोग एक ही दायरे में एक साथ आ जाएं। क्लियर। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वही बात है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया थे उसमें हमारे को ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आना था जो हमारे नेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल हो। उन्होंने उस समय 1950s में दो तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम थे, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों में डीप में क्या मतलब है। फिर हमारे को एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आना था जो कि दोनों के ही बेस्ट फीचर्स को एक मिलान कर सके, एक साथ मिला सके। एज अ रिजल्ट इंडिया ने क्या लेकर आया?
इंडिया लेकर आया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब ना तो हमने पूरे कैपिटलिज्म को अपनाया, ना ही हमने पूरे के पूरे सोशलिज्म को अपनाया। हमने कौन सा डेवलप किया या हमने कौन सा अडॉप्ट किया, वो था मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर? अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जानने से पहले हमारे को कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को भी जानना जरूरी है। क्लियर? तो नेक्स्ट इज, अब हर एक चीज में, हर एक इकोनॉमी में तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। चाहे वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, चाहे वो सोशलिस्ट सोसाइटी हो, या हमारे जैसे देश जहां मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, वहां के लोगों की जरूरतें अलग अलग हैं। तो इकोनॉमी को ये देखना है कि उनके लिए कौन सी चीजों को बनाया जाए। सपोज कि अगर मेरी इकोनॉमी में वहां पे जरूरत है व्हीट की और मैं डेवलप कर दूं कार्स, तो क्या वो मेरी इकोनॉमिक नीड को पूरा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज व्हाट वी रिक्वायर इज व्हीट एंड व्हाट वी आर गिविंग इज कार। So how does it justify the what to produce, the question of what to produce? Next is, how should the goods and services to be produced? How, कैसे हम उसका कैसे प्रोडक्शन करें। तो जब भी हम हाउ की क्वेश्चन में आते हैं तो यहां पर आता है हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अब दो तरीके की टेक्निक है, कैपिटल और लेबर। अगर ज्यादा पैसा है तो हम कैपिटल टेक्निक लेकर आएंगे, और अगर हमारे पास में ज्यादा लेबर है तो हम ज्यादा लेबर वाली टेक्निक को अपनाएंगे। नेक्स्ट इज, हाउ द सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, कि कैसे ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो सिंपल सी तीन क्वेश्चन है, हाउ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आते हैं हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है? इसके अंदर आता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? परचेजिंग पावर। जब भी हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिच इकोनॉमी, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिच सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दैट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज जस्ट अबाउट rich people. So when we talk about capitalist economy, we are talking about the rich people of that economy. यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इकोनॉमी के रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में। ठीक है, यहाँ जो भी कंट्रोल्ड है वो सब किसके हाथ में है? इंडस्ट्रियलिस्ट। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग इस इकोनॉमी को चला रहे हैं। और जब भी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये किसके लिए? प्रॉफिट मेकिंग है, ना कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग है, ना कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये वाली जो प्लानिंग, ये वाली जो इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट के बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ प्राइवेट का कोई काम ही नहीं है। यहाँ एक वो सेक्शन जो लोगों की परचेजिंग पावर पे जा रहा था, सोशलिस्ट सोसाइटी में वहां उसका कोई रोल ही नहीं है। वहां किसका रोल है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का। द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये किस पे जा रही है? नीड पे। किस पे जा रही है? नीड पे जा रही है। सोशल वेलफेयर इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये बात ध्यान रखना, जहां पर नीड आएगा, जहां नीड ऑफ द पीपल देखा जाएगा, वहां क्या आ जाएगा? सोशल वेलफेयर। और जहां प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और यहां पर कंज्यूमर आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस। देखो, नीड पे जाना है। अगेन, द डिजायर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर नॉट गिवन मोर इंपॉर्टेंस। मेरी क्या इच्छा है भाई, वो तो देख रहे हैं नीड। आपको नीड किसकी है? रोटी कपड़ा मकान, खाओ पियो ऐश करो जाओ। अब तुम्हारे को अगर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, तुम्हारी नीड है, तुम्हें लैपटॉप अपना एडवांस कर रहा है, तो वो नहीं मिलेगा, उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या कह रही है? आप नीड देखो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या कह रही है? भाई आप परचेजिंग पावर देखो। तो दोनों ही कैसी हैं? अपोजिट, डिफरेंट। ठीक है, दोनों है अलग अलग, दोनों है जुदा जुदा, एक जैसे नहीं है ना। अब लेकिन हमने क्या किया? हम तो है भाई बहुत सियाने। इंडियन इकोनॉमी जो है ना, यहाँ के जो लीडर्स हैं वो बहुत ही सियाने हैं। उन्होंने कहा भाई आधा पार्ट
कैपिटलिस्ट का पकड़ो, आधा सोशलिस्ट का पकड़ो और क्या कर दो, मिक्स, एक शेक बना दो। सही है। अब वो शेक जब बना तो क्या बना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट और कौन सा, सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोगों ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स बनाकर हम शेक बनाकर पी गए उसका। इट हैज द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अब यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का क्या काम था, हमारी डिमांड्स को पूरा करना, हमारे डिजायर्स को पूरा करना, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर, इसका क्या काम है, इसका काम है भाई लोगों की जरूरतों को पूरा करो। जैसे हमारे यहाँ पर अगर किसी को महंगा मकान चाहिए तो वो बिल्डर के पास चला जाएगा, चल वही बिल्डर दे देगा हमारे को बढ़िया सा बढ़िया मकान। लेकिन अगर हमें वहीं सस्ता मकान चाहिए, डीडीए का मकान चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है हमारे को, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। हमारे को सरकारी आवास योजना, एक योजना है हाउसिंग, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग योजना स्कीम, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के अंदर हमारे को सस्ता में मकान मिलता है। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर द 3 क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हमने भाई काम ही मुका दिया, हमने ये सोचा ही नहीं कि प्राइवेट क्या देने वाला है, पब्लिक क्या देने वाली है। हमने कहा भाई दोनों मिलकर आओ और हमारी इकोनॉमी को संभालो। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम हमने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि हमारे को दोनों की जरूरत थी, ठीक है। कि एक तरफ जहाँ पे हमारे को लोगों की बेसिक नीड को पूरा करना था, वहीं हमारे को दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी देना है। अब सरकार की जिम्मेवारी तो थी नहीं कि भाई एम्प्लॉयमेंट दे, उन्होंने प्राइवेट को भी बुलाया, भाई तुम भी थोड़ा बहुत हमारे साथ कोलैबोरेट करो और हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर चलते हैं। तो 1950 में हम लोगों ने कौन सी इकोनॉमी को अपनाया है, मिक्स्ड इकोनॉमी को। और वो मिक्स्ड क्यों है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये तीनों का हमारा डिफरेंस है। हु ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, यहाँ बोथ है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन देख रहा है, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ कौन देख रहा है, गवर्नमेंट, यहाँ देख रहे हैं दोनों। हाउ टू प्रोड्यूस, वो वाली देखनी है विच सेव्स कॉस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। और हम लोग देख रहे हैं बोथ कि हमारे यहाँ क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं बड़े बड़े, तो वो पैसा लगाकर मशीनें लेकर आ रहे हैं, और जहाँ सरकार है तो वो लेबर टेक्निक से भी काम कर रही है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ये आता है परचेजिंग पावर, ये आता है नीड ऑफ द सोसाइटी, और ये आ रहा है बोथ, दोनों गई। सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल कौन सा है, यूएसए इज टोटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज इंडिया। और आजकल इंडिया की देखा देखी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है। सो इट्स नाउ योर ड्यूटी टू टेल मी कि कौन कौन सी और इकोनॉमीज हैं जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है। इफ यू नो द आंसर देन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो आज की क्लास के लिए अभी हम तीनों को इकोनॉमी को समझ चुके हैं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।